हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू एफडी लॉ किट। आज के हिंदू लॉ 2 के सीरीज में हम कर्ता, उसकी पोजीशन, पावर्स एंड लायबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हमारे लिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेक्चर एक बेसिस फॉर्म करेगा ये जानने में कि कर्ता होता कौन है, उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं। और इस लेक्चर के थ्रू हम कर्ता का अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता है जो हम आगे केसेस पढ़ेंगे उसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन आता है तो इस लेक्चर को बेसिस रखते हुए हम कर्ता का एक इंट्रोडक्शन भी फॉर्म कर सकते हैं। अब जो कर्ता है, कर्ता को एक हम मैनेजर की तरह से देख सकते हैं जो मैनेज कर रहा है पूरे जॉइंट हिंदू फैमिली के अफेयर्स को। तो बहुत जगह आप कर्ताशिप और मैनेजरशिप का एक कंपैरिजन भी देखेंगे। तो कर्ता की जो पोजीशन है हिंदू लॉ में, वो बहुत ही एक यूनिक पोजीशन है, और यूनिक पोजीशन का जो एक लीगल टर्म है उसको बोलते हैं स्वी जेनरिस। आप अपने आंसर्स में ये लाइन जरूर लिखिएगा कि कर्ता की एक बहुत यूनिक पोजीशन होती है, और ब्रैकेट में जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है स्वी जेनरिस, इसको भी अपने आंसर में मेंशन करेगा। कर्ता आपको इजी उसमें समझना है तो कर्ता बनने के लिए ब्रॉडली 3 क्वालिफिकेशन जरूरी हैं। सबसे पहले आप उस जॉइंट फैमिली में, जॉइंट हिंदू फैमिली में जन्मे हो जिसके आप कर्ता बनना चाहते हो। ठीक है, आपका बर्थ उस फैमिली में होना चाहिए। दूसरा, आप सीनियर मोस्ट होनी चाहिए। और तीसरा, आप कोपार्टनर होने चाहिए। तो एक सेंटेंस में अगर हम बोलें तो कर्ता इज समवन who has taken birth in that joint Hindu family and who is the senior most co-partner। अब जब हम कर्ता की डेफिनेशन मिताक्षरा लॉ के हिसाब से देखते थे, जो हमारा पुराना क्लासिकल लॉ है, ये हमने बार बार डिस्कस करा है कि जो कोपार्टनर थे 2005 से पहले वो हमेशा मेल होते थे। ठीक है, फीमेल्स को पार्टनर नहीं बन सकती थी। तो मिताक्षरा के अकॉर्डिंग सीनियर मोस्ट मेल को पार्टनर ही कर्ता बन सकता है। बट 2005 के बाद क्योंकि फीमेल भी को पार्टनर बन गई है तो अब ये पोजीशन चेंज हो गई है, और आगे हम एक केस को भी डील करेंगे, सुजाता सुजाता वर्सेस मनु शर्मा का केस, जिसमें ये सेम चीज को अपहेल्ड किया है। ठीक है, और एक अपने आंसर में ये जरूर लिखेगा कि राघवाचार्य की जो हिंदू लॉ प्रिंसिपल्स हैं इसमें कैसे कर्ता डिफाइंड है। ठीक है, तो कर्ता समझने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं है, 3 क्वालिफिकेशंस ध्यान रखनी है। बर्थ इन दैट जॉइंट फैमिली, सीनियर मोस्ट, को पार्टनर। ठीक है, 2005 से पहले का केस देख रहे होंगे तो मेल होना जरूरी है, 2005 के बाद का केस देख रहे होंगे तो फीमेल भी को पार्टनर हो सकती है। अब कर्ता की कुछ पावर्स भी हैं। ऑफ कोर्स जब आप इतने बड़े हेड हैं एक बड़ी सी फैमिली के, जॉइंट फैमिली के, तो आपके पास कुछ पावर्स अटैच्ड हैं। सबसे पहली पावर है कि जितने में फैमिली मेंबर्स हैं जो अर्न कर रहे हैं वो अपनी इनकम कर्ता को दे देते हैं, और अब कर्ता उस इनकम को अलॉट कर सकता है फंड्स में, उसे कहीं इन्वेस्ट करना है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर है कर्ता की। दूसरा, अब कर्ता क्या है, जब हेड ऑफ द फैमिली है मतलब वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। फैमिली एक यूनिट है और उस यूनिट को रिप्रेजेंट करता हुआ अगर कोई व्यक्ति है तो वो लीगली, मतलब अगर कोई सूट फाइल हुआ है तो कर्ता के नाम पर फाइल होगा। पूरी फैमिली के फैमिली मेंबर्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्ता का नाम आपने मेंशन कर दिया तो ये माना जाएगा कि भाई आपने पूरी फैमिली को ही मेंशन कर दिया। दूसरा कि जैसे कोई सोशल गैदरिंग है या रिलीजियस गैदरिंग है, कोई मैरिज का फंक्शन है, तो वहां पर भी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला एक इंसान होता है और वो होता है कर्ता। फिर कर्ता के पास एक और पावर है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। जैसे कोई जॉइंट जॉइंट हिंदू फैमिली का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, ठीक है, तो वो जाकर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कि चलो इस डिस्प्यूट को हम यहीं पर इसका निपटारा कर देते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखने के लिए कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं करेगा कॉम्प्रोमाइज। बेनिफिट लार्जर पर्पस में देखना पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ द फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना कि पर्सनल बेनिफिट के लिए। और अगर ऐसा लगता है फैमिली मेंबर्स को कि भाई आपने कोई केस चल रहा था और आपने कर्ता ने जाकर उसमें कॉम्प्रोमाइज किया और वो फैमिली के बेनिफिट में नहीं है कॉम्प्रोमाइज, उनको लग रहा है कि अगर हम केस लड़ते तो हम जीतते बट हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो हमारी हार हो गई, तो वो इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, फिर सबसे इम्पोर्टेंट पावर कर्ता की ये है कि जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है उसको कर्ता एलियनेट कर सकता है, माने कि उसको कर्ता सेल कर सकता है
जहां पर भी रिक्वायर्ड है। ये पावर को अब हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कौन से सर्कमस्टांसेस में कर्ता इस पावर को यूज कर सकता है, और सारे जो केसेस हम पढ़ेंगे वो इसी पावर के ऊपर फोकस्ड है। पावर ऑफ एलिनेशन के अंडर कर्ता जो है पूरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, या तो सारे जो को पार्टनर्स हैं इनकी सहमति से, इनकी कंसेंट से, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर सबकी कंसेंट है तो ठीक है, उसमें तो कर्ता कर ही सकता है। बट वो तब भी कर सकता है अगर को पार्टनर्स की कंसेंट नहीं हो, और अगर को पार्टनर की कंसेंट नहीं होगी तो कर्ता सिर्फ उस सिचुएशन में सेल कर सकता है, या तो बेनिफिट ऑफ एस्टेट हो रहा है जिसे मिताक्षरा में बोलते हैं कुटुंब अर्थे, ठीक है, या फिर लीगल नेसेसिटी को टैकल करने के लिए वो सेल कर रहा है, ठीक है, जिसको मिताक्षरा में बोलते हैं आपातकाले या धर्मार्थ। आपातकाले तो वर्ड ही आप उससे समझ जा रहे होंगे कि आपातकाले का मतलब क्या। आपातकाले मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन। धर्मार्थ मतलब कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन था, कोई पायस ऑब्लिगेशन था, उसको फुलफिल करने के लिए भी, ठीक है। मॉडर्न जो फैमिली लॉ है, मॉडर्न हिंदू लॉ है, इसमें लीगल नेसेसिटी को कॉम्बिनेशन माना जाता है आपातकाले और धर्मार्थ का, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज, ये भी लीगल नेसेसिटी में ही इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोपार्टनर्स कर्ता जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, अगर बेनिफिट ऑफ एस्टेट हो रहा हो या फिर लीगल नेसेसिटी को टैकल करने के लिए। अब बेनिफिट ऑफ एस्टेट का एक छोटा सा एग्जांपल भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी, वो बहुत रिमोट एरिया में थी, या फिर एक बहुत ही बंजर जमीन में थी, बैरन लैंड पे थी। अब वहां पर जो फैमिली है वो कुछ एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए उसको यूज नहीं कर पा रही है, कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है इस प्रॉपर्टी से। तो करता क्या करता है कि उसे पता चलता है कि एक प्रॉपर्टी है, वो बिल्कुल मेन सिटी में मिल रही है, मेन रोड के पास मिल रही है, और वो प्रॉपर्टी ना बहुत फर्टाइल सॉइल है, वहां पर हम कल्टीवेट कर सकते हैं, या फिर वहां पर हम बिल्डिंग बना सकते हैं। तो वो उस रिमोट बैरन लैंड को सेल कर सकता है, और उस पैसे से ये जो सिटी वाला लैंड है उसको खरीद सकता है। तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। इससे क्या हो रहा है, एस्टेट का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए भी वो सेल कर सकता है। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि बेनिफिट ऑफ एस्टेट की कैटेगरी में फॉल क्या करेगा, ठीक है। अब इसमें कर्ता का जजमेंट सुप्रीम होता है। कर्ता को लग रहा है कि कोई लैंड बैरन है, या फिर इस जगह पर हमारे लैंड का फुल वर्थ, फुल वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, तो उसका जो इस यहाँ पर जजमेंट है उसको को पार्टनर्स क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट उस जगह पर क्वेश्चन कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कर्ता जो है हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो वो कोर्ट में जाकर उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई कर्ता का इंटेंशन था हमारे साथ फ्रॉड करने का और कोई बेनिफिट ऑफ एस्टेट नहीं हो रहा था, तो आप इस सेल को खारिज करिए, ठीक है, इनवैलिड डिक्लेयर करिए। दूसरा, जैसे लीगल नेसेसिटी था, लीगल नेसेसिटी कॉम्बिनेशन है आपातकाले और धर्मार्थ का। लीगल नेसेसिटी में क्या क्या चीजें आती हैं कि जैसे किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई तो फ्यूनरल के जो एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने के लिए प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, या फिर कोई फैमिली मेंबर था जिसकी शादी होनी जरूरी है और अभी लिक्विड मनी नहीं है फैमिली के पास, ठीक है, इतना पैसा नहीं है कि तुरंत शादी करवा पाए, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच के शादी करवा सकते हैं, ठीक है। फैमिली किसी बहुत बड़े केस में फंसी हुई है, अब लिटिगेशन में आपको लॉयर का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, कोर्ट कहीं दूर पर है, आपको वो ट्रैवल करना है, तो लिटिगेशन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए भी प्रॉपर्टी को सेल करा जा सकता है, और लीगल नेसेसिटी में आता है, ठीक है। फिर फर्दर टैक्स पेमेंट अगर करना है, गवर्नमेंट रेवेन्यू आपको देना है, या फिर ऐसी कोई इमरजेंसी आपातकाल की सिचुएशन है, जैसे अचानक कोई फैमिली मेंबर है उसको कोई बीमारी हो गई, उसका ट्रीटमेंट कराना है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, या फिर कोई नया बच्चा एकदम पैदा हुआ है फैमिली में और उसके अब सब बच्चे तो बड़े बड़े हुए थे, उनकी एजुकेशन में सब कुछ हमने स्पेंड कर दिया, अब वो जो दूसरा मेंबर है उसकी एजुकेशन के लिए हमें फंड्स चाहिए, तो आप फैमिली प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। तो यही जो पावर ऑफ एलिनेशन है ये हम वेरियस केसेस से समझेंगे आगे जाकर, और आंसर भी आता है। तो सिर्फ ये इन्यूमरेट करना इनफ नहीं है, आपको केसेस के साथ उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। अब अगर कर्ता एलिनेशन कर चुका है
तो कोपार्टनर्स के पास क्या क्या रेमेडीज है? सबसे पहली रेमेडी है कि अगर अभी तक एलिनेशन नहीं हुआ है, कर्ता अभी से प्लान कर रहा है कि मैं सेल करना चाहता हूँ बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए, लीगल नेसेसिटी के लिए, जो भी सिचुएशन है, वहां पर कोपार्टनर अपना हिस्सा मांग सकता है वाया पार्टीशन। ये आपने कोपार्टनरी के टाइम पे भी पढ़ा था कि कोपार्टनर जब आप होते हो किसी फैमिली में, तो आपके पास राइट टू डिमांड पार्टीशन होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है कोपार्टनर बनने का। तो तुरंत जब तक एलिनेशन नहीं हुआ, आप अपना शेयर डिमांड करो, आपको अपना हिस्सा मिल जाएगा, या हिस्से के बराबर जितना पैसा है वो मिल जाएगा, और आप अलग हो जाओगे फैमिली से। तो अब कर्ता उस फैमिली को बेचे, कुछ भी करे, इट्स नॉट योर कंसर्न। ठीक है। अगर एलियनेशन कर दिया है कर्ता ने, तब क्या रेमेडी है? तो कोपार्टनर जो है उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए कोर्ट में जा सकता है, और उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर कर्ता ने बेनिफिट ऑफ एस्टेट बोलकर प्रॉपर्टी को सेल करा है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई कोई बेनिफिट ऑफ एस्टेट नहीं था, कर्ता हमारे साथ फ्रॉड कर रहा था, या फिर कर्ता ने इस ग्राउंड पे सेल करा कि लीगल नेसेसिटी थी, अचानक कोई बीमार हो गया था। तो आपको ये एविडेंसेस के साथ प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई बीमार नहीं हुआ था, या किसी को अगर फीवर हुआ था तो फीवर के एक्सपेंसेस के लिए ही आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेच दोगे। आपका कोई बहुत इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होनी चाहिए। कोई ट्रिवियल सिचुएशन अगर होती है तो उसमें अ, आप अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकते। तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि कर्ता ने जो एलिनेशन करा है वो गलत किया है, फ्रॉड करा है हमारे साथ, और आपको ये प्रॉपर एविडेंसेस के साथ प्रूफ करना पड़ेगा। हमने कर्ता की पावर्स पढ़ ली, अब हम ड्यूटीज पे आते हैं। पावर और ड्यूटीज, राइट और ड्यूटीज साथ साथ चलती हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी कर्ता की ये होती है कि भाई आप हेड ऑफ द फैमिली हो, जो फैमिली में डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, जो डिपेंड करते हैं मेंटेनेंस के ऊपर, जिनको एक लालन पोषण के लिए भत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपको वो पैसा उनको देना पड़ेगा। तो यू बाउंड टू मेंटेन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है। अगर आप किसी फैमिली मेंबर को इग्नोर करते हो, उसे मेंटेन नहीं करते हो, तो वो जो फैमिली मेंबर है आपके ऊपर केस कर सकता है फॉर मेंटेनेंस, डिमांड कर सकता है मेंटेनेंस। ठीक है। दूसरा, कोई भी फैमिली प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं, उसके ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू आपको देना है, इसको देने की ड्यूटी कर्ता की होती है। तीसरा, अगर फैमिली ने कोई लोन दे रखा था, कोई डेट ले रखा था, उस डेट को चुकाने की भी ड्यूटी, मेन ड्यूटी कर्ता की होती है, क्योंकि कर्ता ही फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी ने फैमिली को लोन दिया है, मतलब वो कर्ता के नाम पर दिया है। ठीक है। अ, तीसरा, कि आप जो डेट्स अगर फैमिली ने किसी को दिए हैं, आप उनको रिकवर कर सकते हो। ठीक है। फिर कर्ता जनरली कोई ऐसे डिटेल्ड अकाउंट नहीं रखता कि उसने कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करा है, बट अगर कोई फैमिली मेंबर पार्टीशन मांगता है, तो पार्टीशन के टाइम पे वो डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें ट्रू अकाउंट्स दिखाओ कि आपने कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च करा है। तो उस टाइम पर अगर कोई मांग लेता है, तो कर्ता के पास एक डिटेल्ड अकाउंट होना चाहिए। तो उसको मेंटेन करने की, इस अकाउंट को मेंटेन करने की भी ड्यूटी कर्ता के ऊपर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि जब कोई कोपार्टनर कर्ता से पार्टीशन डिमांड करता है, तो ये कर्ता की पावर के ऊपर सबसे बड़ा इनहिबिशन है, सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है, एक रोक लगा देता है उसकी पावर के ऊपर। तो ये जो ड्यूटीज ऑफ कर्ता है, अगर आंसर पावर ऑफ कर्ता के ऊपर आता है, तो एक स्मॉल पैराग्राफ ड्यूटीज पे भी आपको लिखना चाहिए, ताकि आपका आंसर पूरा एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट कवर करे। आई होप कर्ता की पोजीशन, उसकी पावर्स, उसकी ड्यूटीज से रिलेटेड जो हम लोगों ने आज इस लेक्चर में पढ़ा, वो सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।